गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है वो ISRE की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिसके अंदर जो है वो आप लोग जानेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर का इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड के ऊपर, धरती के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, तो उस बारे में जो है वो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है। और इसको स्पॉन्सर्ड किया है ISRE ने। ISRE और ASHRAE, पहले तो आपको ये समझना है कि ASHRAE क्या है और ISRE क्या है। तो ASHRAE जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इंजीनियर्स की सोसाइटी है, और ISRE जो है उसी का जो है वो इंडियन वर्जन है, इंडियन चैप्टर है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इंजीनियर्स। ये वो सोसाइटी है जो एयर कंडीशन इंजीनियर्स की बनाई गई सोसाइटी है, जो HVAC फील्ड से रिलेटेड जो है लोगों में अवेयरनेस लाती है, उसके स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो आज इस प्रोग्राम को जो है वो कंडक्ट करेंगे लेंगे हमारे रईस अंसारी सर, जो ISRE के जो है काफ़ी सीनियर एक्टिव मेंबर हैं। तो प्लीज़ रईस सर आप आइए और HVAC और ओजोन लेयर के बारे में आज हमको बताइए, जो आपको HVAC और ओजोन लेयर के बारे में बताइए। थैंक यू सर। हाँ जी सर। ISRE ये पहले कोई कौन जानता था? कोई सुना ही नाम वगैरह? सर ने बताया। अच्छा, पहले नहीं सुने। तो हम जो HVAC और बहुत सारे जो लॉस होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यही से आते हैं, इसके ट्रेनिंग चलते रहती है। एंड सर ने लाइक बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं खुद ISRE का ग्लोबल चेयर मेंबर हूँ और प्रोग्राम चेयरमैन। तो ओजोन लेयर की तरफ चलते हैं, बट हमको उसके पहले थोड़ा सा HVAC के बारे में जान लेते हैं कि BMS HVAC से ये कैसे कनेक्ट है। क्या होगी, वोल्टास हो, ब्लूस्टार हो, कोई भी कंपनी और फैक्ट्री में आपको इनका फोटो जरूर दिखेगा। तो सर विलीज कैरियर ने 1902 में पहला PQAC निकाला और 1905 में स्टैंडर्ड्स निकाले। 1908 में उन्होंने HVAC कंप्लीट कर दिया कि मैं AC तो बना रहा हूँ, ये तो ठंडा दे रहा है, ठंडी हवा, बट इसमें ऑक्सीजन का आ रहा है। कितनी ठंडक हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, उसके बाद प्रॉब्लम कर सकती है। वो सारी स्टैंडर्ड उन्होंने लेके आए, कैपेसिटीज में बांटे, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। तो ये हमेशा याद रखना, सर विलीज कैरियर हमेशा सर जरूर लगाना, विलीज कैरियर मत लगाना, इंटरव्यू में फेल कर दो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी वो चीज़ फॉलो होती है। अच्छा, HVAC में हीटिंग कहाँ से आ गया? क्योंकि सर ये ठंडियों में भी काम करता है। करेक्ट। मतलब HVAC जो AC हीटमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन कंफर्ट के लिए बनाए ना। तो अब गर्मी में तो हम AC चला रहे हैं, ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, यूरोप में क्या करते हैं, कश्मीर में क्या करते हैं। तो जो AC आते हैं हमारे उधर, हम जो बॉम्बे में यूज़ करते हैं वो नॉर्मल मोड वाला होता है, सिर्फ कूल मोड वाला AC, ठीक है। और जो डुअल मोड वाला होता है हीट एंड कूल, जैसे ठंडी जगह में हिमाचल हुआ और कश्मीर हुआ, उसमें यूज़ करते हैं। बहुत लोग यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो महंगा दिखता है, तो सोचते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स है, लेकिन वो फीचर्स हमारे काम का नहीं है। और जितने भी मतलब यूरोप वगैरह US में जो AC होता है वो दोनों मोड का होता है, हीट पंप वाला, वो हीट दे। और कार के अंदर आज भी हीटर होता है जो ये काम करता है। कंप्रेसर के अंदर भी हीटिंग का जो होता है सेंसर्स लगते हैं, तो ये हीटिंग इसलिए यूज होता है। वेंटिलेशन को लेते हैं, हाँ, वेंटिलेशन इसलिए होता है कि हमको फ्रेश एयर हमारे तक पहुंच सके। ये पुराने AC में यहाँ पर भी छोटा सा ओपनिंग आता था, इसमें होगा भी तो पैक कर दिया होगा, ये ऐसा एक डंडी आती थी, उसको ऐसा ओपन करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन होती थी जो बाहर की हवा खींच लेती थी। मैं ये पूरा रूम पैक करके 25 लोगों को बिठाऊँ तो 3 घंटे बाद क्या होगा, ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म होगा, सफिकेशन चालू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा, उलझन होगी। इसलिए वेंटिलेशन होना जरूरी है। पहले जो बिल्डिंग्स आती थी, पहले जो घर आता था, उसके ऊपर कलमदान हुआ करता था। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे ज़्यादा जानते कि नहीं, हम मेरे घर पे आती तो कलमदान ओपन करके रखते थे ताकि वो फ्रेश एयर आते रहे। तो सर विलीज कैरियर को सर इसलिए कहा जाता है कि 1905 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से बात करके एक लॉ लाया कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, हमारे पास तो 100 फ्लोर्स की जो होती है बिल्डिंग वो अब बन रही है, उनके पास 100 साल पहले भी थी, 80-90 फ्लोर्स होती है। तो उन्होंने जब देखा कि अपोजिट लेवल में विंडो होना जरूरी है, फ्रेश एयर आना जरूरी है, वरना आप बीमार पड़ सकते हो, तो एक लॉ लेके आए उन्होंने, सिक बिल्डिंग से ड्रॉ। फिर सर्वे हुआ, पहले न्यूयॉर्क का हुआ, फिर बाकी जगह का हुआ,
जो भी बिल्डिंग्स में अगर फ्रेश एयर नहीं आ रही, वो बिल्डिंग तोड़ के वापस होना है, जिस वजह से उनके डॉलर्स जो थे वो बुरी तरीके से गिरे, लेकिन उन्होंने सेफ्टी लेके काम किया, वेंटिलेशन पे काम किया, ताकि फ्रेश एयर मिलना ज़्यादा जरूरी नहीं। अगर आपको ताज़ी हवा मिलेगी तभी आप सेहतमंद रह सकते हो। ऑफिस में कॉफ़ी क्यों देते हैं? एसी तो इसलिए लगाते हैं ताकि हम कंफर्ट से बैठे ज़्यादा आउटपुट दे सकें। 2 टाइम कॉफ़ी आती है ताकि वो हमारा दिमाग दौड़ सके, हम अच्छा आउटपुट दे सके। फैक्ट्री के अंदर चाय इसलिए दी जाती है, चाय या कॉफ़ी वर्कर को, ताकि वो काम में कम नहीं पड़े और वो होश से काम कर सके। यही सारा पार्ट होता है जो स्टैंडर्ड्स को बनाता है। एयर कंडीशनिंग लॉजिक सी बात है, तो उतना पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती। बट ओजोन लेयर जो है हमारी धरती के ऊपर एक लेयर है जो यूवी रेस को कंट्रोल करके हमारे पास आती है। यूवी रेस जब हमारे पास रोशनी पहुंचती है तो फिल्टर होकर उससे पहुंचती है। तो हुआ क्या कि वो डिप्रेशन होने लगी, खराब होने लगी, एक जगह से उसमें होल हो गया। और ये एड्रेस कब हुआ? 1980 के अंदर, कि ये क्यों हो रही है, पता लगाया जाए क्या क्या रीज़न है इसके अंदर। तो उसमें कुछ गैसेस थी, गैसेस में सबसे ज़्यादा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो जब गाड़ी चलती है तो उसके इंजन, उसके टायर जलते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। फिर हाइड्रोजन गैस, ये कैसे बनती है? जहाँ पर भी बैटरी यूज़ होती है, बैटरी अगर यूज़ हो रही तो वो एक गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी तरीके से जो कोई चीज़ जलती है, हमारा एलपीजी भी जब जलता है, जो उसकी स्मेल आती है, वो जल के जब खत्म होता है, वो गैस ऊपर जाती है और डैमेज करती है ओजोन लेयर। तो छोटी छोटी चीज़, फैक्ट्रीज सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। फैक्ट्रीज देखते हो कि यहाँ से बाहर जाकर तो धुआं निकलता दिखता है, धुआं निकले जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? आसमान में जा रहा है। कभी कभी नवी मुंबई में सर ऐसा हो जाता है, कुछ दिखता ही। गाड़ियों में जो पेट्रोल इंजन ये सब जलता है, इसलिए अभी ईवी कार आ रही है ना, इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है। वो कितना सक्सेस है वो तो मुझे आइडिया नहीं, सर को आइडिया रहेगा, सर माता के मेंबर भी है तो कनेक्टेड है उसको। मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया था जो अपने एयर कंडीशनर्स में आती है। तो जब एयर कंडीशनर इन्वेंट हुआ था तो गैस आती थी 22 नंबर R22। R22 गैस में क्या था? कार्बन बहुत ज़्यादा होता था, और वो कार्बन इतना ज़्यादा था कि अगर एक रूम जैसे बंद है जिसमें हम गैस का सिलेंडर अगर खोल दें तो हम बेहोश हो सकते हैं। वो सब एक्सपीरियंस मैंने भी लिया कि बच्चे लोग गैस इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम लोग घूमना चालू कर रहे हैं। तो वो इतनी डेंजर गैस थी और ये सब में ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। रेफ्रिजरेंट और गैस में क्या फ़र्क होता है? गैस तो सभी है, हवा भी गैस है, टाइप ऑफ द एयर। गैस जो है वो एयर भी है, टाइप ऑफ द गैस है। लेकिन रेफ्रिजरेंट बोले तो वो गैस जो एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती है, ठंडा करने के प्रोसेस में यूज़ होती है एक्सपांशन डिवाइस के लिए, उसको कहा जाता है रेफ्रिजरेंट। फिर क्या हैलेंस गैस जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आती है एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स में आती है। तो ये जितनी भी सारी गैस है, मैंने इसमें बताया था, इसमें पेंट का दिया हुआ है नहीं, पेंट का नहीं लिक्विड है जो चिपकाने के काम आती है, तो उसमें भी वो चीज़ें आ जाती है। और सॉल्वेंट अगर एडिसिव आ गया, वो जहरीली पदार्थ भी हो गया। इतनी जितनी चिपकाने की चीज़ होती है उसमें लिखा रहता है कि बच्चों से दूर रहो। तो ये तो एक हटा लो। एक सर्वे के मुताबिक, सर्वे भी अमेरिका ने किया था और अमेरिका ने खुद बताया था कि 80% डिप्लीशन का जिम्मेदार मैं सोलर एनर्जी से यूवी रेस बनती है जो अपने तक पहुंचती है। अब जाके थोड़ा सा रिपेयरिंग मोड पे आई है, हीलिंग मोड पर आई है ओजोन लेयर। ये चार्ट आप देख सकते हो, ऑलरेडी HPC में आपको कवर होने वाला है सब, हम बताते ही 1970 टू 1971 जब इन्होंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कैसे ये बढ़ रहा है, उस पर काम चालू हुआ। अब बहुत जगह पे काम चालू है। हम जैसे EV आ गई है, पेंट जो हो रहा है उसमें भी कम से कम तकलीफ देने वाली गैस आ रही है। रेफ्रिजरेंट में 22 नंबर गैस को रिप्लेस किया गया था 410 गैस से। 410 गैस दो गैस का मिक्सचर था, जिसमें से R32 गैस थी जो कि 0 कार्बन थी और R125 कार्बन थी। ये दोनों गैस मिला के ताकि
50% तक के हम ओजोन लेयर को नुकसान से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद R32 गैस इन्वेंट हुई जो डाइकिन कंपनी ने की। R32 जो गैस है वो 0% प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब 100% सेफ थी। R32 रेफ्रिजरेंट के बाद में हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। अब जाके ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है, कंट्रोल हो रहा है इसको, मतलब हील मोड पर भी आ चुकी है। और अगर ये हील मोड इस पे नहीं आती तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती? सूर्य की किरणें डायरेक्ट हम धरती के ऊपर पड़ते हैं। हाँ, बहुत से मतलब जो लाइट है ना, मतलब जो सूर्य के प्रकाश जिसमें 100% हमारी धरती पर नहीं आ पाता है, उसको मतलब कम करके बहुत देती है। और ये जो ओजोन परत हट जाएगा तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट धरती पे आएगी और मतलब पूरा विनाश हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग नाम सुने हो ना? ग्लेशियर पिघल रहा है, वो अंटार्कटिक महासागर में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पर पूरा का पूरा जमा हुआ है। अंटार्कटिक पता है ना? हाँ इधर पे क्या है, 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है। तो पहले वो नॉर्मल होता था, अभी बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं पर इस छेद की वजह से ज़्यादा तापमान मिलने की वजह से वो जितने भी बर्फ़ के पहाड़ थे वो पिघलने लगे थे, फिर वो डीप जाके वापस बर्फ़ बन रहे थे। तो ये पूरा सिस्टम जो था, हमको जो नेचर से मिला था उसको हमने डिस्टर्ब करा था। तो एक ये प्रॉब्लम आ रहा था। नॉर्मली गर्मी बढ़ रही है, पढ़े हो ना, 4 साल में 0.3% टेम्परेचर बढ़ गए। 4 साल में मतलब इस तरीके से 12 साल में 1 डिग्री का फर्क आएगा। इस मौसम में, जैसे गर्मी के मौसम में मैक्सिमम गर्मी 40-41 पड़ती थी, 12 साल बाद 42 होगी अगर कंट्रोल नहीं हुआ, फिर 12 साल बाद 43 होगी, ये बढ़ता चला जाएगा अगर कंट्रोल नहीं हुआ। फिर स्किन की बीमारी आम हो जाएगी, जब एक्स्ट्रा धूप हमको लगेगी, एक्स्ट्रा गर्मी लगेगी डायरेक्ट, तो स्किन डिसीज आ जाएगी। इसका असर मेंटली हो जाएगा। और जितना भी लेबर्स वर्क होता है जो डायरेक्ट धूप में होता है, गर्मी में होता है, वो तकलीफ कर जाएगी। आज गर्मी से बचने के लिए फैन भी जो होता है, हमको जो एक टेबल फैन आप ऐसी जगह रख लो जहाँ पे वो गर्म ज़्यादा हो रहा है तो वो जल जाएगा, मतलब उसको भी एक जगह चाहिए जहाँ से वो हवा बराबर खींच सके। तो ये सारा इम्पैक्ट यहाँ तक आएगा। जितना भी ईंधन जलता है, डीजल और वगैरह, एंड मोर डेंजर इज फैक्ट्री, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये जाके ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, बहुत दिक्कत करती है। मैं लास्ट ईयर एक रास का ट्रेनिंग में अटेंड किया था, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि कार्बन जब जो ऊपर जाता है, ओजोन लेयर पे जाके टकराता है, तो वो उधर ही घूमता रहता है और कई सालों तक डैमेज करता है, मतलब वो खत्म नहीं होता है, वो लाइव रहेगा और जहाँ जहाँ टकराएगा वो डैमेज कर देगा। एलपीजी क्या होता है, हम गैस जब जलाते हैं तो गैस निकली, गैस जल गई, गैस खत्म हो गई, तो कहाँ क्या कन्वर्ट होगी? कार्बन गया ऊपर और वो डैमेज करता ही जाएगा, इसलिए उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये रियल पिक्चर है, कॉलेजेस के अंदर यही बताया जा रहा है कि एक्चुअली ओजोन लेयर ऐसे ही दिखती है अंतरिक्ष से देखेंगे। और भी रीजन है इसके अलावा जिससे ये डैमेज होता है, जैसे कि रॉकेट्स वगैरह जितनी भी इसके पास होके जाती है बाहर। सो ये है मिस्टर सेनेटर गेरॉर्ड नेल्सन, इन्होंने स्टार्ट किया 1972 में एनवायरनमेंट डे। इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट को हमें बचाया कैसे जाए, सेफ कैसे रखा जाए, हमारे माहौल को, हमारे एयर को। तो 27 अप्रैल से इन्होंने बनाना शुरू किया कि कैसे कैसे बचाए, उस पर वर्किंग स्टार्ट हुआ। क्या करना चाहिए इसके लिए? प्लास्टिक नहीं यूज करना, प्लास्टिक की यूज़ करना चाहिए, कपड़े की यूज़ करना चाहिए। पर चस्तो ये है कि ये भी कहाँ मिलती है, खाली मॉल्स में मिलती है, नॉर्मल जगह पे नहीं मिलती है, जो है मैं वो भी बताऊँगा। तो यही भी है। और इसमें जीपीएम कम होना चाहिए ना, 500 जीपीएम, 900 जीपीएम, मतलब वो उसके अंदर जो यूज़ हुआ है जितना उसका वजन कम होना चाहिए ताकि इजी डिस्पोज हो सके। कलर से फर्क पड़ता है, इसमें पहले कलर में आती थी, अब सिर्फ वाइट आती है। फर्क पड़ता है, वो भी मैटर रखता है। ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, सीसाइड है, ग्रीनरी है, पार्क है, ब्यूटीफुल है, इसमें से जो भी आपका फेवरेट होगा। बट ये सेफ कब तक रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। सीसाइड हमको क्या करना चाहिए? करता कोई भी नहीं, करता है कोई? कचरा उठा के
कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए। ये हमारे वहाँ कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। बाहर कंट्री में ऐसा नहीं है, पुलिस उठा देखिए पूरा। प्लांटिंग करना ज़रूरी है, इस पे सब में ज़्यादा सक्सेसफुल एक कंट्री है और इम्यूनिटी लेवल बढ़, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपकी बीमारी क्या होगी, आपको जल्दी पकड़ नहीं पाएगी। अच्छा ये भी किसको नहीं पता है, ये 2 डब्बे रखे थे ना ये, तो इनको पता रहेगा। ये नवी मुंबई में बहुत है, वो प्रॉपर हर जगह पे 1-2 डब्बे यहाँ दिखते थे, मैं स्टेशन आता था और 10 मीटर पे फिर दिखता था, मैं इतना क्यों लगा के रखा था, फिर 10 मीटर पे फिर दिखता है स्टेशन आते आते, तो पता चलता है कि भाई वो सूखा कचरा ओढ़ा कचरा ऐसा नहीं करता ना मराठी में, गीला कचरा और सूखे कचरे में क्यों ऐसा अलग करते, सेग्रीगेट क्यों करते? रिसाइकल करते हैं। एक्चुअली रिसाइकल होता है, ग्लास रिसाइकल होता है, प्लास्टिक रिसाइकल होता है, मेटल्स रिसाइकल होता है, कॉपर रिसाइकल होता है, तो वो सीधे सेग्रीगेट होकर रिसाइकल होता है। इसमें क्या होता है, हम पूरी चीज़ एक साथ डालेंगे, फिर उसके बाद एक बंदा आएगा वो उठा के पूरा घर, तो वो चीज़ होती है ना गीला सूखा, उसको मतलब ही नहीं है, जो हमारे से करीब रहेगा उठा के डाल देंगे, और वो भी डाल देंगे तो मेहरबानी, वरना वो तो ऐसे ही फेंकेंगे। लीटर ऐसे कचरे होते हैं छोटे छोटे, उसको भी उठा लेना चाहिए, बट उसके लिए खुद की सेफ्टी भी रखना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहन के। प्लांटिंग करना चाहिए, और प्लांटिंग के अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे एनिमल्स के होम होते हैं, जो कुछ वाइल्ड लाइफ जो होती है छोटी सी माइन्यूट वाली, वो फ्लावर्स के ऊपर ही दिखती है। सब मटेरियल रिसाइकल हो सकते हैं, जिसमें से ग्लास है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, तो वो हिसाब से ही रहना है, जो डब्बे के अंदर रहना चाहिए। There are 3 sources for the electricity, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो हमको इस पर भी काम करना है, जिससे हम बचा करेंगे। अगर ऑफिस से या क्लास से आप निकल रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं, आप लाइट यूज़ मत करो। बहुत सारी ऑफिस में यही होता है कि 1 से 2 के बीच में पहुँच जाओगे तो अंधेरा दिखता है, क्योंकि वो लोग जब लंच टाइम में वहाँ से हटते सब बंद करके जाते हैं, ताकि अगर 1 घंटे की हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर नीचे फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री में बंद करके जाते हैं पूरा अंधेरा, तो उसके बाद में ही चालू करते हैं। इको फ्रेंडली बैग्स यूज़ करना है, और पानी का इस्तेमाल खासकर बच्चे जो करते हैं वो बहुत वेस्ट करते हैं, हमारे घर के बच्चे भी करते हैं। अभी उनको सिखा के आप समझ में आ रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि पानी उतना यूज़ करो जितना इस्तेमाल, बेफिजूल नल खोल के मत रखो, और ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो। टीवी चलता रहता है कई बार, तो यार अभी तो एक इनिंग हुई है, दूसरी इनिंग के बीच में 15-20 मिनट आधे घंटे में चालू करें, चलो टाइम पास कर लेते हैं, फिर वो चल रहा है, हम कहीं और लगे, तो बंद कर देना चाहिए। लैपटॉप पीसी जो यूज़ नहीं है तो बंद करो, उससे इनकी लाइफ भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, तो इसको स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करो, अंधेरा करो, सुकून। प्लास्टिक क्या होता है, हार्मफुल होता है, अगर वो पानी समुद्र में चले जाए उसके बदले आप लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सच तो हो गया फैब्रिक बैग, ये सारी चीज़ें दिक्कत करती है, और जो अंडर वाटर लाइफ रहती है उसको भी डिस्टर्ब करती है। पौधे लगाना है, पानी कम यूज़ करना है, और सबसे अच्छी बात इसमें होता है कि तो बारिश का पानी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ यूज़ कर सकते कर लो, इन्होंने ये पानी बचाया, इसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और प्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग में बहुत पानी आता है। तो आपने इससे क्या सीखा बताइएगा? इसमें कुछ क्वेश्चन भी है।